नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आप ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके तुरंत फॉलो कर लो, क्योंकि 3 महीने बाद तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालू ना डालूं आप तरस जाओगे, क्योंकि मेरा मूड बन चुका है। क्यों बन चुका बाद में बताऊंगा, लेकिन 3 महीनों को मैंने एज अ डेडलाइन लेके चल रहा हूं। 3 महीने में फुल फॉर्म में खेलना चाहता हूं। किसी भी तरह की कसर और कसक जो रह गई है वो नहीं छोड़ूंगा। चलो अब थोड़ा सा वहां पहुंचेंगे, थोड़ा उत्साह बढ़ेगा, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि जर्नलिज्म मैं करूंगा। बाकी फुल फॉर्म i9 न्यूज इंडिया के वैभव क्या होता है। सिर्फ 3 महीने में अपने डेडलाइन लेके चल रहा हूं, बाकी की बात में करेंगे। आज के वीडियो में राजदीप सरदेसाई को लेकर के जो कार्रवाई इंडिया टुडे ने की है बात करूंगा। साथ ही नरेंद्र मोदी जी के लिए खबर निकल के आई है, उनके समर्थकों को जानना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है योगी आदित्यनाथ को लेकर के मैंने कल एक पोस्ट किया था, तो कई सारे लोग बहुत ऑफेंड हो गए हैं। तो भैया हो जाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अपना एक्सप्लेनेशन में जरूर दूंगा इस वीडियो में। राजदीप सरदेसाई पे क्यों इंडिया टुडे ने कार्रवाई की आप सभी को पता है। देखो 26 जनवरी को एक जो किसान युवा लड़का था, वो आता है, ट्रैक्टर पे होता है, पुलिस गोली मार देती है, मर जाता है, गिर जाता है, सड़क पे हो जाता है। इसको लेके ट्वीट कर दिया जाता है राजदीप सरदेसाई के द्वारा। ये फेक निकलता है, क्योंकि पुलिस बताती है कि फुटेज बकायदा जारी किया गया था कि ये जो व्यक्ति है ना, जो सामने से व्यक्ति जो आ रहा है, जो किसान है, इस पे हमने गोली नहीं मारी है, बल्कि जो बैरिकेड लगे हुए थे उस बैरिकेड की वजह से होता क्या है कि वो इस तो बहुत स्पीड में था, उसने उसको घुमाने की कोशिश की, ट्रैक्टर को मोड़ने की, मोड़ा उसने और ट्रैक्टर पलट जाता है, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। इंडिया टुडे ने बोला कि आप 15 दिन तक ऑन एयर नहीं आएंगे, ऑफ एयर हो जाएंगे, और साथ ही आपकी 1 महीने की जो सैलरी है ना वो खत्म। यानी कि आप यहां पे एक बात समझे होंगे कि राजदीप सरदेसाई को बेसिकली एक फेक न्यूज की वजह से निकाला गया। ठीक है, डन। यहां पर एक बात मैं आपको बताऊं, राजदीप सरदेसाई अब मुश्किल से इंडिया टुडे में लौट करके आएंगे। अगर आप सभी को याद दिलाऊं, पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिषेक शर्मा वाले जो केस में है, पुण्य प्रसून वाजपेयी को तो बकायदा निकाला गया था, लेकिन अभिषेक शर्मा जी को कहा गया था कि हम आपको कुछ महीनों की छुट्टी पे भेज रहे हैं। फिर आपको पता है आजकल वो अभिषेक शर्मा जी हैं कहां। तो इस तरह से कुछ राजदीप सरदेसाई के साथ भी है कि वो अब छुट्टी पे ही है, और वो अच्छी लंबी छुट्टी हो गई। कुछ समर्थकों का कहना है कि मोदी जी ने बदला ले लिया। अच्छा, उनका क्या पॉइंट है वो मैं समझाऊंगा। उनका पॉइंट देखो क्या है वो मैं समझा देता हूं, लेकिन जो अभी खबर है वो ये है कि राजदीप सरदेसाई समेत 6 वरिष्ठ पत्रकारों पर राजद्रोह की एफआईआर की गई है। एफआईआर है वो नोएडा पुलिस के द्वारा की गई है। जो एडिटर्स गिल्ड है उन्होंने बोला है कि भैया ये गलत बात है, एफआईआर को तुरंत रद्द किया जाए। उन्होंने खेद जता दिया। ठीक है, साफ तौर पे 6 वरिष्ठ पत्रकार और हैं, जाके आप देख सकते हो। अच्छा, यहां पर जो लोग काउंटर कर रहे हैं या फिर जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ये तो मोदी जी को करना ही करना था। अगर मोदी जी चाहते, मतलब मैं मोदी जी नहीं कह रहा, मतलब कह रहा कि सरकार चाहती कि राजदीप सरदेसाई नहीं होने चाहिए थे इंडिया टुडे ग्रुप में, क्योंकि जिस तरह से 2002 के बाद राजदीप सरदेसाई ने और बरखा दत्त ने दोनों जिस तरह की कवरेज नरेंद्र मोदी जी की इमेज को लेकर के जो डेंट लगाया है, उसका बदला तो मोदी जी को लेना था। तो ये साफ तौर पे बात है। और हमने देखा एक पत्रकार है, मैं उनका नाम भूल गया हूं, व्हाट इज हिज नेम, क्या यार, देखो एकदम स्लिप हो गया। क्या नाम है, चश्मा लगाते हैं, दोस्ती बनी रहे, ऐसा कुछ था यार। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, थोड़ी याददाश्त मेरी कम होती जा रही है, पता नहीं क्यों, गॉड नोज। तो बाकी मुझे बता देना कौन से पत्रकार थे, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, सॉरी। तो इन लोगों ने ना मोदी जी के इमेज पे डेंट मारा था। तो भैया अगर निकलवाते तो समाज में सबकी जो इमेज है, वो छवि है, वो बिल्कुल एक इनहैंस होकर के आती। अब राजदीप सरदेसाई को जब निकलवाया गया है, देखो अभी राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त ने पूरी मेहनत की थी, लिब्रांडो जितने भी, मतलब जिस भाषा का प्रयोग किया गया इसमें, इनको निकलवा दिया। एनडीटीवी में थी पहले बरखा दत्त, अब वो कहां है, अब वहां पर भी नहीं है, उनको निकाल दिया गया है। राजदीप सरदेसाई को CNN IBN 7 से निकाला गया था। इंडिया टुडे में आए थे, सिर्फ एक फेक न्यूज आई, सिर्फ नहीं बोलूंगा, एक फेक न्यूज आई, और उसके बिहाफ पे राजदीप सरदेसाई को कह दिया गया कि आप निकलते बनिए। एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं के लिए ये कदम काफी निराशाजनक रहा होगा कि 15 दिन के लिए ऑफ एयर कर दिया, फिर 1 महीने की सैलरी काट दी। तो एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति दोबारा लौट के नहीं आएगा। जहां तक मुझे जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि राजदीप सरदेसाई ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अभी ये बात ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं हुई है। तो यहां पर एक चीज है कि फेक न्यूज को लेकर के राजदीप सरदेसाई को निकाल दिया गया है। मैं राजदीप सरदेसाई को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसकी वजह से राजदीप सरदेसाई को निकाला गया है, मैं उसको लेकर कुछ बात बताना चाहता हूं। और न्यूज लॉन्ड्री का बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल है, वो मैं आपको बता देता हूं। और उसमें भी लिखा है कि कुछ एंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने बकायदा फेक न्यूज चलाई है, लेकिन आज भी वो ऑन एयर हैं, और आज भी उस फेक न्यूज को जब उन्होंने फैलाया, चलाया, उसको लेकर माफी मांगी नहीं मांगी, इसको लेकर के भी उनके पास कोई सबूत नहीं है।
तो ये देख सकते हैं ये न्यूज लॉन्ड्री, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं। तो यहां पर बताया कि अलग अलग एंकर जैसे गौरव सावंत हैं, जो कि सावंत हैं इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, जिन्होंने एक फेक न्यूज फैलाई थी। फिर बाद में पता चलता है कि ये न्यूज गलत फैलाई थी, इसके लिए माफी उन्होंने नहीं मांगी। फिर रोहित सरदाना को लेकर के एक गलत तरह का क्लेम किया गया था ऑनलाइन बैठ करके, यानी कि जब लाइव था, कहा गया था कि गलवान घाटी में जो क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें 40 जवान मारे गए हैं भारतीय के द्वारा, लेकिन ये फैक्ट था बिल्कुल गलत। ये बिल्कुल PIB फैक्ट चेकर ने बोला कि ऐसा क्लेम करने वाले जो पत्रकार हैं वो गलत भ्रम फैला रहे हैं। राहुल कनवाल हैं, उन्होंने भी फेक न्यूज दी थी। अंजना ओम कश्यप ने भी क्या किया था, ये मिस इन्फॉर्म किया था अपने दर्शकों को। ममता बनर्जी ऐसा कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी के एक टाइट स्लैप लगाने वाली हैं। तो बात वो नहीं थी। ममता बनर्जी ने बोला था कि आई वॉन्ट टू गिव PM मोदी अ टाइट स्लैप ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक फेक न्यूज थी, यह भी एक फेक न्यूज थी, इसको लेकर के पता नहीं माफी मांगी नहीं मांगी, ये सब बता रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री में पढ़ सकते हैं। श्वेता सिंह GPS नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही फेमस की थी, राजदीप सरदेसाई। तो ये कुछ ऐसे पत्रकार हैं, इन्होंने फेक खबर फैलाई है और आज भी ऑन एयर हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं। ये कई सारे लोग ऐसा क्लेम भी करते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि न्यूज लॉन्ड्री में ऐसी कौन सी एंकर का नाम छोड़ दिया जिसने फेक न्यूज फैलाई थी, उसका नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। अमूमन सभी इंडिया टुडे के इन्होंने शामिल किए, किसी और न्यूज चैनल के नहीं किए हैं। तो इंडिया टुडे का ही मुझे बताना, और किसी ब्रांड की तरफ मत चले जाना, जैसे कि और भी ब्रांड है ना कि भैया ये न्यूज और वो न्यूज, इनका तो नाम नहीं आया। तो इंडिया टुडे के हैं सारे पत्रकार। इंडिया टुडे में ऐसे कौन से पत्रकार हैं जिसका जिक्र करना ये लोग भूल गए हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अब फेक न्यूज फैलाई राजदीप सरदेसाई। देखो, फेक न्यूज भले ही राजदीप सरदेसाई फैलाएं या फिर ये लोग फैला रहे हैं, फेक न्यूज से समाज को लड़ना है। समाज कैसे लड़ेगा? जब वो जागरूक होगा। जागरूक कैसे होगा? जब वो एक ही खबर को 4 पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेगा और 5वें पर्सपेक्टिव में खुद का दिमाग लगाएगा। तब आप उस फेक नैरेटिव, उस फेक पर्सपेक्टिव जो बनाया जा रहा है, उससे बच पाएंगे। नहीं तो आप मेरी बात पे भरोसा करेंगे, आप मोदी जी के साथ हो जाएंगे, मोदी जी के खिलाफ हो जाएंगे, साथ खिलाफ हो जाएंगे और आप कंफ्यूज होकर 2024 में फिर वोट दे आएंगे। तो यह स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। तो बाकी आप सब समझदारी हैं। तो यहां पर एक खबर मैं आपको बता देता हूं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। देखिए, जब प्रणब मुखर्जी की किताब ऑटोबायोग्राफी आई थी, तो उसमें जिक्र मनमोहन सिंह को लेकर के था, तो बड़ी हाईलाइट हुए थे उस वक्त प्रणब मुखर्जी, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ मटेरियल मिल गया था। बराक ओबामा ने राहुल गांधी पर कुछ बात कही थी, अपरिपक्व नेता हैं, तो वो मीडिया में बहुत हाईलाइट होती है बात। अभी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी की अब एक किताब आई है। अब उनकी जो किताब आई है ना, उसमें उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा को बताया है, जिसमें कहा गया है कि वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अचानक से उनके ऑफिस में आते हैं। उनका स्वागत औपचारिक तौर पे किया जाता है और मोदी जी जो कहते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट से कि आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब शोरगुल होता है तो विधेयक को पारित आप क्यों नहीं करवा लेते हैं। उपराष्ट्रपति जी क्या कहते हैं कि जब सदन के नेता तथा उनके साथी विपक्ष में हुआ करते थे तो शोर शराबे के बीच कोई भी विधेयक पारित ना करवाने की जो मैंने व्यवस्था दी थी, उसका उन्होंने स्वागत किया था। आज भी उसी सामान्य तरीके से विधेयक पारित होने जा रहे हैं और होंगे भी। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राज्यसभा टीवी है वो सरकार का समर्थन नहीं कर रही है। देखो, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये सारी बात मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में या फिर फेसबुक बता दी है, इसलिए मैं आप कह रहा हूं फॉलो कीजिए, थोड़ा सा हमारा एंगेजमेंट बढ़ाइए, थोड़ा मुझे मोटिवेट होगा। तो अब उन्होंने बोला कि राज्यसभा टीवी सरकार का पक्ष नहीं लेती है। अब अंसारी जी कहते हैं कि उसकी स्थापना तो उनकी भूमिका में जरूर रही है, मगर उसकी संपादकीय नीति उनके नियंत्रण में नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बातचीत जो कहना चाह रहे थे, ये वाकई बहुत लोकतांत्रिक मुझे दिखाई देता है। आपको कैसे दिखाई देता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। किस चैनल पे आपने ये बात को देख लिया मुझे बताने, 2 दिन पहले की खबर है, बस 2 दिन पहले की, बाकी मुझे आप बता देना।
अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि रिश्वत मांगने वालों की संपत्ति जब्त होगी। अब देखिए, इसके कई सारे कमेंट मुझे फेसबुक पे देखने को मिले, जहां बोले कि भैया जो काम पहले 50 में होता था वो आज 500 में हो रहा है। तो इसको लेकर के ना मेरी एक जो सिंपल सी जो मेरी सोच थी वो ये थी कि रिश्वत पर तो राजनीति टिकी है और खुद की संपत्ति कैसे कोई जब्त कर सकता है, यह वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि राजा जनक का ही जमाना नहीं है ना। तो अब यही है ना कि लोग कह रहे हैं कि तू सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहा है। मैंने कहा सिर्फ योगी की बात नहीं है, रिश्वत खत्म और जब्त संपत्ति और क्या कहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा, ये सिर्फ इनकी बातें नहीं है। बहुत सारे ऐसे और राजनीतिक लोग रह चुके हैं जो इस बात को कर चुके हैं। पूरी राजनीति रिश्वत पे टिकी है और संपत्ति लोग जब्त करेंगे। अब देखो, 50 का काम 500 में हो रहा है और इन्होंने इसमें ना बोला हुआ है, यहां पे एक सेकंड मैं बता देता हूं आपको कि वसूली जो चल रही है, जो वसूली की संस्कृति है वो ऐसी चल रही है कि 100 में से 85 रुपए दलालों व घोटालों बाजों के जेब में चले जाते। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी शायद इन्होंने जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने जनधन खाता खुलवाया ताकि पूरा का पूरा पैसा लाभार्थी के पास जाए। सांसद हेल्पलाइन नंबर दी है, रुपए मांगने वालों की पूरी संपत्ति जब्त कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात चल रही थी। अब आप सबको पता है पीएम आवास योजना वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीजें मुझे अपने परिकर से भी और परिकर के बाहर भी जो मेरे मेंबर्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आवास योजना में है तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन उनकी फाइल तब जाके प्रोसीड होती जब तक एक मिठाई का डब्बा ना मिल जाता। और मिठाई के डब्बे में मिठाई हो ये जरूरी नहीं है, ये आप समझ जाएंगे। और मैं कुछ गलत भी नहीं कहता हूं और मैं गलत कहूंगा भी क्यों। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, डोनेशन, इलेक्शन फंड, ये सब बातें आपने सुनी होंगी। सुनने में बड़ा अच्छा सा लगता है ना, और ऐसा लगता है बड़े संस्कारी से हैं, बड़े फैंसी टाइप हैं, लेकिन नहीं, ये जितने सुनने में फैंसी लग रहे हैं ना उतने ही ये इतने खतरनाक हैं। यही तो रिश्वत है कि भैया हम आज आपको पैसा दे रहे हैं तो उस पैसे की वसूली तो आप करेंगे। मैं साफ तौर पे कहता हूं कि मंदिर में जाके जब मैं 1 रुपया चढ़ा के आता हूं तो मन्नतें मैं करोड़ों की मांगता हूं, और जब 1 करोड़ व्यक्ति कोई रुपया दे रहा है, हजारों करोड़ कोई दे रहा है, तो उसकी मन्नत क्या होगी? भगवत प्राप्ति की तो नहीं होगी, है ना। तो ये साक्षात रिश्वत है। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें इन लोगों की। ये सिर्फ योगी जी नहीं है भैया, किसी भी पार्टी को आप ले लो। मैं कहीं पढ़ रहा था 2019 का इलेक्शन था, लोकसभा चुनाव, वहां पर 2000 से भी ज्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। वहां काम कैसे चलता है भाई, पैसा दो, 80,000 रुपए दो और उसमें से 50% हम रखेंगे, 50% तुम रखोगे, पैसा आपका ब्लैक का हमने व्हाइट करके रख दिया। तो ये पूरा खेल चलता है। अब ये सारी चीज मैं आपको कैसे समझाऊंगा, है ना। ये सारी चीज आपको तभी समझा पाऊंगा जब पूरा सपोर्ट आप मुझे दिखाएंगे। बाकी मैं फॉर्म में खेलना चाहता हूं, थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाइए, फिर मजे लेते हैं इन नेताओं के भी और कुछ क्रिएटर्स के भी। सिर्फ सरकार को गालियां देने से हम समाज के अंदर शायद कोई अच्छी बात लेकर के, शायद हम समाज में कोई सकारात्मक बदलाव लेकर के नहीं आ सकते हैं। अगर आप समस्या बताएंगे, उसका समाधान नहीं बताएंगे, तो आप भी एक समस्या बन जाएंगे। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सोल्यूशन के साथ आपके साथ आए। अपडेट देना जरूरी है, सोल्यूशन के साथ भी देना जरूरी है। मैं भी कई बार सोल्यूशन नहीं दे पाता था, लेकिन हाँ, अब आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं कुछ वीडियोस में, आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो अब मुझे फॉलो कीजिए और चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन, और आप मुझे कोशिश कीजिए कि फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें ताकि थोड़ा सा और आपको देखने को मिले, क्योंकि 3 महीने मेरे पास है। अब कि 3 महीने में हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।